ये बात है 1944 की, 1944 की। और ये इसका संबंध वर्ल्ड इकोनॉमी से है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। ये वो साल है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड। अब देखो, मुझे इतिहास की बहुत जानकारी नहीं है, जो गलत मैं बोलूं वहां करेक्ट कर लेना। यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये तकरीबन खत्म होने के कगार पे था। ये जो लड़ाई चली काफी लंबी, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अगर अमेरिका जापान पे बम ना गिराता तो शायद लड़ाई कभी खत्म होती ही नहीं। और इस लड़ाई को लड़ने वाले जो मेन प्लेयर थे वो थे आज के विकसित देश। आज के विकसित देश, हमारा पार्टिसिपेशन भी था, लेकिन इट वॉज इनडायरेक्ट, क्योंकि हम लोग उस वक्त एक गुलाम देश थे, कॉलोनी थे। अब लड़ाई के दौरान जो है न सिर्फ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो गया, बल्कि इनके बीच में जो व्यापारिक रिश्ते थे, जो ट्रेड था, वो भी पूरी तरह खत्म हो गया। इनको इकोनॉमिक नुकसान तो हुआ ही, साथ साथ सुनने में आता है कि कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुआ। एक साथ लाखों लोग जो है मारे गए। तो बाद में इन्होंने रियलाइज किया कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, लड़ाई से किसी मामले का समाधान नहीं होता है। तो पास्ट से हम लोग क्या करें, सबक सीखें और अपनी इकोनॉमी को दोबारा से रीबिल्ड करें, यानी इकोनॉमी को दोबारा से हम मजबूत करें। और इसके लिए जरूरी था कि हम आपस में ट्रेड करें, यानी आपस में व्यापार करें, यानी फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड या सिंपल वर्ड मैं यूज करूंगा ट्रेड। ट्रेड का क्या महत्व है? कहा जाता है कि जब तक कोई कंट्री फॉरेन ट्रेड नहीं करेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट या ऑल राउंड डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। विदाउट ट्रेड आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ट्रेड इज सेड टू बी इंजन ऑफ ग्रोथ, शायद वर्ड आपने सुना होगा। वाई फॉरेन ट्रेड इज सो इंपॉर्टेंट? विदेशी व्यापार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? उसके पीछे जरा रीजन देखो। देखो, दो तरह के संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। एक मैन मेड, जो हम लोग खुद बनाते हैं। तो जो हम लोग खुद बनाते हैं वो तो हम लोग खुद बना ही लेंगे। लेकिन दूसरा होता है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी नेचर के द्वारा जो हमें फ्री में दिया गया, यानी ऊपर वाला कह लो। तो ऊपर वाले ने जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, वितरण किया, वो असमान। असमान मतलब किसी को दिया तो छप्पड़ फाड़ के दिया, और किसी को नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अब आप गल्फ के देश देखें, गल्फ के देशों को, खाड़ी के देशों को, सेंट्रल एशिया को कहते हो, कुछ नहीं दिया, लेकिन अंत में जाते जाते एक ही चीज दे गया, और वो था ऑयल एंड गैस। लेकिन ऐसा पावरफुल चीज दे गया कि जिसको बेच करके ही आज वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत का भी प्रति व्यक्ति आय जो है, पर कैपिटा इनकम, ये $2500 है, $2500। और कतर, उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो है $71,000 अमेरिकन। सोच सकते हो, 71,000 है। जबकि 1947 में जब हम आजाद हुए थे तो कतर के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था, भेड़ और बकरी चलाते थे। लेकिन ऊपर वाले उनको तेल दिया, गैस दिया। अब वहां पे पढ़ाई लिखाई से वहां के लोगों को कोई मतलब है नहीं, सारे लोग अनपढ़ गवार होते हैं। तो वहां पे जो कच्चा तेल था उससे बदबू आती थी। तो वहां के लोग कहते थे कि ये जो है बदबूदार पानी है। वो तो अमेरिकन और यूरोपियन जब वहां पहुंचे तब उन्होंने रियलाइज किया कि जिसको बदबूदार पानी कह रहे हैं वो तो उनके किस्मत बदल दे। तो खैर, तेल गैस के बदौलत देखो कितना अमीर देश हो चुका है। दूसरी तरफ इतना बड़ा देश भारत दिया, लेकिन ढंग का कुछ भी नहीं दिया, ढंग का कुछ भी नहीं दिया। तो खैर कोई बात नहीं है। अब फॉरेन ट्रेड का दो कंपोनेंट है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। टू कंपोनेंट्स आर देयर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो बेसिक फिलॉसफी क्या है? लेट अस एक्सपोर्ट दो थिंग्स विच वी हैव गॉट इन सरप्लस, यानी उन सब चीजों का हम निर्यात करें जो हमारे पास सरप्लस में है, और उस पैसे से हम उन सब चीजों का इंपोर्ट करें विच वी डोंट हैव, जो हमारे पास नहीं है। इससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सरप्लस जो है कंट्री से बाहर चला जाएगा, और डेफिशिएंसी क्या होगा, वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, डेफिशिएंसी इज बैड बट सरप्लस इज वर्स्ट।
यानी किसी चीज की अगर कमी है वो बुरा है, लेकिन सरप्लस जो है ये इकोनॉमी के लिए दीमक की तरह होता है जो इकोनॉमी को चौपट कर देगा। एंड दिस थिंग वी कैन से इन केस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एज वेल। किसानों की हालत क्या है? फसल खराब हुआ, किसान मारा गया। फसल बहुत अच्छा हुआ, किसान ज्यादा मारा गया। कारण जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो मार्केट में जो मार्केट प्राइसेस हैं दे फेल टू सच अ लो लेवल कि फार्मर्स दे आर अनेबल टू रिकवर देयर कॉस्ट, और मजबूरी में उन्हें रोड पे फेंकना पड़ता है। तो डेफिशिएंसी इज बैड बट सरप्लस इज बस्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से क्या होगा? जो हमारे कंट्री में सरप्लस है वो सरप्लस कंट्री से बाहर हो जाएगा, और उस पैसे से हम उन सब चीजों का इंपोर्ट करेंगे जो हमारे पास नहीं है। तो बोथ द प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी सॉल्व, और इसलिए फॉरेन ट्रेड बिकम सो इंपॉर्टेंट। इसलिए आज के डेट में जितने भी आपके कंट्री हैं पूरे दुनिया में, ऑल दे आर कॉल्ड ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड है। नन ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड कैन बी कॉल्ड क्लोज इकोनॉमी, जिसने अपने गेट पूरे दुनिया के लिए बंद कर लिए। नो ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहां तक कि नॉर्थ कोरिया भी जो है वो ओपन इकोनॉमी है। ये अलग बात है, उसका मेजर ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो चाइना है। इंडिया भी उसके साथ ट्रेड करता है लेकिन बहुत कम। तो ये बेसिक थीम है। तो उन्होंने वर्ल्ड वार खत्म होने के कगार पे था, उन्होंने रियलाइज किया कि पास्ट को कैरी करने से कोई फायदा तो नहीं है। पास्ट से हम सबक सीखें और हम अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपस में हम ट्रेड करें। बिना फॉरेन ट्रेड के ओवरऑल डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। और आज के डेट में मैंने वर्ड यूज किया, ट्रेड इज सेड टू बी इंजन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का इंजन है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो आपने ट्रेन जरूर देखा होगा, भारतीय रेल देखा होगा। तो ट्रेन में दो कंपोनेंट होते हैं, इंजन और बोगी। तो बोगी इंजन को फॉलो करता है या इंजन बोगी को फॉलो करता है? तो निश्चित रूप से बोगी इंजन को फॉलो करता है। ट्रेन का जो स्पीड और डायरेक्शन वो इंजन पर डिपेंड करता है। तो इंजन कहा जाता है ट्रेड को और बोगी कहा जाता है ग्रोथ को। यानी ग्रोथ जो है वो ट्रेड पे डिपेंड कर रहा है। ट्रेड इंजन ऑफ ग्रोथ, यानी किसी कंट्री का ग्रोथ कितना होगा वो टोटली डिपेंड करता है उस कंट्री के ट्रेड पे। ट्रेड ज्यादा होगा तो कंट्री विल ग्रो एट अ फास्टर रेट। ठीक है, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, एंड व्हेन आई से ट्रेड इज अ फॉरेन ट्रेड। तो उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया, और इस संदर्भ में 1944 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक जो है हिस्टोरिक समिट टुक प्लेस वेयर द प्लेस वाज ब्रेटन वुड। ब्रेटन वुड जो है ये यूएसए में है, और 1944 देशों ने पार्टिसिपेट किया, नॉट 42, 41। ये 44 देश कौन है? ये वही सारे देश थे जो लड़ रहे थे, और साथ साथ ये वही सारे देश हैं जो आज के डेवलप कंट्री हैं। और ब्रेटन वुड में कहा जाता है कि द फेट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी रिटन, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी की तकदीर लिखी गई। किसने लिखा? इन सारे देशों ने, लेड बाय यूएसए। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर जो उन्होंने तैयार किया वो आज तक चल रहा है, एंड टोटली इट इज इन देयर फेवर, और जो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है। क्योंकि आप उतना सोचते नहीं हो, या सोचते हुए तो समझ नहीं पाते हो। अब जैसे अभी चर्चा और करंट पढ़ते हो, मैंने कई बार क्लास में कहा है करंट इज नथिंग, इट्स आउटकम ऑफ द पास्ट, एंड सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट। अगर आपको अपना पास्ट नहीं पता है तो करंट नहीं समझ में आ पाएगा। आजकल आप सुनते होंगे कि लोकल करेंसी में लोग ट्रेड करना चाह रहे हैं, या न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर की बात हो रही है। अब दो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब जैसे इंडियन करेंसी रुपया है, रशियन करेंसी रूबल है। अब इंडिया रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया विल पे, किस करेंसी में पे करेगा ये मुझे बता दो। इंडिया इज इंपोर्टिंग फ्रॉम रशिया, इंडियन करेंसी रुपी, रशियन करेंसी रूबल। इंडिया विल हैव टू पे विच करेंसी इंडिया विल यूज? तो सबने कहा डॉलर। बिल्कुल सही बात है। देखिए सत्यजीत, आप थोड़ा करंट पे जा रहे हो, रूबल डॉलर में पे करेगी। अभी आपने देखा होगा दोनों कंट्री रूपी रूबल ट्रेड की बात कर रही है, करंट की बात हो रही है। देखिए ये करंट की, पहले डॉलर ये भी नहीं, अभी करंट में बात हो रही है ना, जो चल रहा है रूपी रूबल ट्रेड जो फ्लॉप कर गया है, हकीकत ये है।
तो इंडियन करेंसी रुपी, रशियन करेंसी रूबल, इंडिया इज इंपोर्टिंग रशिया, तो इंडिया विल हैव टू पे किस करेंसी में? तो डॉलर। डॉलर। तो कभी आपने सोचा है ये डॉलर कहां से आया? डॉलर भी तो किसी अन्य देश की करेंसी है, बिल्कुल है, अमेरिका की करेंसी है। तो डॉलर हैज बीन इंपोज्ड ऑन वी पीपल, हमारे ऊपर थोपा गया है कि आप लोग जब ट्रेड करोगे तो हमारी करेंसी में ही ट्रेड करोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? जिससे उनकी करेंसी का डिमांड हमेशा क्या रहेगा? बना रहेगा, उनकी करेंसी मौजूद रहेगी। क्या यह पॉसिबल है कि अमेरिका यूरोप से इंपोर्ट कर रहा है और ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहा है और रुपए में पेमेंट कर रहा है? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि अमेरिकन आर इंपोर्टिंग फ्रॉम ब्रिटेन एंड मेकिंग पेमेंट इन टर्म्स ऑफ रुपी? आपने कहा नो नो। लेकिन कभी सोचा है अगर ये पॉसिबल है तो वो क्यों नहीं पॉसिबल है? अब ये होगा कि नहीं होगा, कब होगा, वी डोंट नो, वी डोंट नो। तो अगर इधर पॉसिबल है तो उधर क्यों नहीं पॉसिबल है? उधर क्यों नहीं पॉसिबल है? सत्यजीत ने लिखा एक्सेप्शनल केस, डोंट बिहेव लाइक अ पॉलिटिशियन सत्यजीत, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, नहीं होता है। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर ये पॉसिबल है तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो दिन कब आएगा जब वर्ल्ड इकोनॉमी की जो तकदीर है जब इंडिया लिखेगी। उसके लिए जरूरी है कि इंडियन इकोनॉमी हैज टू ग्रो एट अ वेरी वेरी फास्ट रेट। एक तो ये आपने कभी नहीं सोचा। दूसरा जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि जब आप न्यूज़पेपर देखते हो, पढ़ते होगे कि रुपया कभी कमजोर हो गया, मजबूत हो गया। टुडे $1 इज इक्वल टू अराउंड 83, $1 83 रुपए का है। तो इसका क्या मतलब हुआ? कभी लेमैन टर्म में सोचो। इसका मतलब यह हुआ कि एक अमेरिकन को पकड़ने के लिए 83 भारतीयों की जरूरत पड़ती है। क्या आप इतने कमजोर हो? वो थोड़ा मजबूत होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं। तो टू कैच वन अमेरिकन वी नीड 83 इंडियंस। आर यू रियली सो वीक? हां या ना? एक अमेरिकन को पकड़ने के लिए हमें 83 भारतीयों की जरूरत पड़ती है। इसका लेमेंटरी मतलब हुआ क्या आप सही में इतने कमजोर हैं? आपने कहा नहीं, नहीं। तो उन्होंने हमारी करेंसी को जानबूझ के कमजोर बनाया। हर एक फ्रंट पे हमें चीट किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे काम करेगा? दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। इट वाज डिसाइडेड बाय देम, और वो अभी तक काम कर रहा है जो टोटली उनके फेवर में है और हमारे अगेंस्ट है। अब इससे जो देखो उनको क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है? अब जैसे एक अमेरिकन कंपनी अपना कॉल सेंटर इंडिया में खोलती है। यू नो कॉल सेंटर, बीपीओ। इंडिया में कॉल सेंटर को ओपन किया और भारत के युवाओं को रोजगार दे रही है। तो क्या अमेरिका में लोग बेरोजगार नहीं हैं? वो अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे करके वो भारत में आकर के भारत के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। आर दे रियली वेल विशर? नो। ऐसा क्यों? अगर एक अमेरिकन कंपनी अमेरिका में अगर कॉल सेंटर खोलती है तो एक भी इंप्लॉय अगर वो रखेगा तो कम से कम $2000 तो उसको देना पड़ेगा, $2000। लेकिन वही $2000 इंडिया में मान लो 80 रुपए के हिसाब से, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, वो हो जाता है 1,60,000 रुपया, 1,60,000 रुपया। और इंडिया में अगर एक युवा को 40,000 भी दिया जाएगा तो वो युवा हैप्पी रहेगा। तो 1,60,000 में उसे भारत में 4 लेबर मिल जाएंगे, यानी लेबर चीप हो गया। कल को अगर रुपी बिकम्स फर्दर वीक, अगर मान लो $1 100 रुपए का हो जाता है तो उसी $2000 में उसे जो है एक लेबर और मिल जाएगा, क्योंकि लेबर और सस्ता हो गया। क्या एक भारतीय कंपनी अपना कॉल सेंटर अमेरिका में खोल सकती है? हां या ना? क्या एक भारतीय कंपनी अपना कॉल सेंटर अमेरिका में खोल सकती? नहीं। लेबर विल बी वेरी कॉस्टली। यह सब जानबूझ के किया गया है। आप देखो एक अमेरिकन $5,000 के भारत आता है, सिर्फ $5,000, और पूरे महीने भारत घूम के जाता है। क्योंकि भारत आकर के 5,000 जो डॉलर है वो मेरे ख्याल से 4 लाख रुपए को भी क्रॉस कर गया। बिल्कुल ठीक है। अगर 10,000 ले लिया, ठीक है, तो वो हो गया आपका 8 लाख रुपया। और पूरे महीने भारत में घूमता है और बिल्कुल मजे से घूमता है। और 5,000 रुपया लेकर के आप जब निकलते हैं मॉर्निंग में अपने शहर में घूमने के लिए,
तो शाम तक कुछ बचता है कि नहीं बचता है, ये भी बता दो। 5,000 रुपया लेकर के 100 परिवार पिकनिक मनाने जाते हो या घूमने जाते हो, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो शाम तक जो है कुछ बचता भी उसमें? मुझे नहीं लगता है। नो, दैट इज करेक्ट। कब वो दिन आएगा कि 5,000 रुपया लेकर के भारत के लोग जो है यूरोप घूमने जाएंगे, 1 महीना घूम करके आएंगे? वो भी दिन आएगा गवर्नमेंट जब न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर विल बी रिटन। और मैं तो नहीं रहूंगा उस दिन के लिए, मे बी यू कैन सी दोज डेज। और तब जो है आप मुझे ही रिक्वेस्ट करोगे कि सर सैटरडे संडे की क्लास ऑफ कर दीजिए, मैं 2 दिन के लिए यूरोप घूम के आ रहा हूं। डेफिनेटली दैट टाइम विल कम, बिकॉज द कमिंग टाइम इज ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, जो 21वीं शताब्दी है वो भारत की है, पर्टिकुलरली आफ्टर 1947। अब सीधे जो है टेक ऑफ करेगी इकॉनमी, न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो जब तक आप पुरानी चीजों को नहीं समझोगे, नया चीज कहां में समझ में आएगा? यही तो प्रॉब्लम आपके साथ है। तो खैर, ब्रेटन वुड की बात करें तो ब्रेटन वुड के दौरान जो है 44 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। दे वेर दोज कंट्रीज हु वर फाइटिंग द वॉर, एंड वो वही सारे कंट्री हैं जो आज के डेवलप कंट्री हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमी की तकदीर लिखी गई, वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे चलेगी, कैसे काम करेगा, इट वाज डिसाइडेड और लेड बाय यूएसए। और सारा सिस्टम उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया कि टिल टुडे वो उनको फेवर करता है और हमारे केस में आता है। तो ब्रेटन वुड के दौर दिए, ब्रेटन वुड के कारण 3 ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुए। 3 ऑर्गेनाइजेशन, दे आर द आउटकम्स ऑफ ब्रेटन वुड। फर्स्ट इज कॉल्ड वर्ल्ड बैंक, फर्स्ट इज कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। सेकेंड इज कॉल्ड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये सब नाम जरूर सुना होगा। कैन यू नेम द थर्ड वन? 3 ऑर्गेनाइजेशन ब्रेटन वुड की देन है। फर्स्ट वर्ल्ड बैंक, सेकेंड IMF, थर्ड जो है आपने मेंशन किया गैट, दैट इज रॉन्ग। थर्ड पीपल डोंट रिमेंबर, क्योंकि थर्ड कुड नॉट बी क्रिएटेड। तीसरा जो है क्रिएट ही नहीं हो पाया। उसका नाम था ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ITO नहीं बन पाया। 4 साल के बाद इसके बदले आया गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और गैट कंटिन्यू कर गया टिल 31 ऑफ दिसंबर 1994। तब तक ग्लोबलाइजेशन का दौर हो चुका था। तो गैट का जो कवरेज था ना, वो किससे रिलेटेड था? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, सिर्फ ट्रेड और टैरिफ को कवर करता था। तो गैट का जो आखिरी राउंड हुआ था, उरुग्वे राउंड, तो मेंबर कंट्री ने तय किया कि गैट के दायरे को बढ़ाया जाए। तो गैट के दायरे को बढ़ा करके 1 जनवरी 95 को इसको कन्वर्ट कर दिया WTO में। WTO इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। WTO जो है ये ट्रेड और टैरिफ को तो कवर करता ही है, साथ साथ इट कवर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज वेल। WTO आज भी है। तो कहीं ना कहीं WTO की जो नींव है ब्रेटन वुड में ही पड़ गया। IMF का लोन लेकर के आप फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करते हैं। तो दोनों का जो दायरा है वो बिल्कुल अलग है बिल्कुल। यानी एक देती है इंटरनल फ्रंट पे और एक का लोन है एक्सटर्नल फ्रंट पे। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब भारत की बात करें, भारत में भारतीय इकोनॉमी 90 में कोलैप्स कर गई थी, अगर याद हो। तो इंडिया का फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है इट फेल बिलो $1 बिलियन, जो सिर्फ 11 दिन के इंपोर्ट के लिए पर्याप्त था। और तब हम गए थे पहली बार IMF के प्रोग्राम में। अब ये सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, व्हाटएवर दे आर, ये विकसित देशों के द्वारा जो बना गया, ये कहते जरूर हैं कि वी आर द वेल विशर्स ऑफ द पुअर कंट्री, गरीब देशों के शुभचिंतक हैं। हकीकत ऐसा नहीं है। ये उनके एजेंट हैं और उनके डोमिनेंस को मेंटेन करने में अभी ये हेल्प करते हैं। अब जैसे IMF की बात करें, IMF में अगर देखा जाए तो जब आप लोन के लिए जाते हो तो आपके सामने वो रखेंगे कुछ कंडीशन, और जब आप उन कंडीशन को फुलफिल करोगे तभी वो लोन सैंक्शन होगा। और जब आप उस कंडीशन को देखोगे डिटेल में तो आपको समझ में आ जाएगा ये कंडीशन कहां से आया है। ये सारे विकसित देशों से आया है। ये स्थिति है। और भारत पहली और आखिरी बार ही 1990 में गया, फिर भारत में रिफॉर्म का काम शुरू हो गया, हालात बदले और 1993 में भारत वहां से बाहर हो गया। उसके बाद भारत ने दोबारा IMF का रुख नहीं किया। जब हम 1990 में
आईएमएफ के पास गए थे लोन के लिए, तो आईएमएफ ने इतने कंडीशन रखे थे कि रुपए का मूल्यांकन करो। सोने को हमने गिरवी रखा था, गोल्ड को, और 68 मेट्रिक टन 68 मेट्रिक टन गोल्ड हमने गिरवी रखा, तब हमें लोन मिला, तब हमने इंपोर्ट को फाइनेंस किया। तो खैर जो रूल है देखो क्या है कि विदाउट बिकमिंग मेंबर ऑफ आईएमएफ यू कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। यानी कोई भी नया देश अगर वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना चाहता है तो पहले जरूरी है कि आईएमएफ का मेंबर बने। अब इसमें देखो 190 देश हैं, 190 देश में गरीब देशों की संख्या ज्यादा है, स्वाभाविक है, और हर एक साल आईएमएफ की मीटिंग होती है मेंबर देशों की। इन्हें पता था ब्रेटन वुड में कि बहुत जल्द और भी देश जुड़ेंगे और बहुत जल्द गरीब देशों की संख्या जो है अमीर देशों से ज्यादा हो जाएगी। तो बड़े बड़े जो डिसीजन होते हैं वो रेजोल्यूशन पास होते हैं, प्रस्ताव पास होते हैं। अगर एक कंट्री एक वोट का कंसेप्ट दिया जाए तो स्वाभाविक है गरीब देश जीतेंगे। इसलिए वहां पे एक कंट्री एक वोट का कंसेप्ट नहीं है, वहां सब कुछ है कोटा सिस्टम। ये कोटा सिस्टम आप में पढ़ोगे समझ में आएगा। अब जो गरीब देश है उनका कोटा छोटा है, अमीर देश का कोटा बड़ा है, और कोटा विल डिसाइड योर बोरिंग पावर, योर कंट्रीब्यूशन और आपका वोटिंग राइट। भारत का वोटिंग राइट है 3%। जो गरीब देश हैं संख्या में बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑल टुगेदर इनका जो वोटिंग राइट है वो है 45%। और जो अमीर देश हैं कुछ ही हैं, लेकिन इनका जो टोटल वोटिंग अधिकार है वो 55% है। यानी डिसीजन मेकिंग में कौन डोमिनेट करता है? तो स्वाभाविक है विकसित देश। अब विकसित देशों में भी इनका जो लीडर है यूएसए, इनका कह लो देसी बात हम कहते हैं इनका चौधरी। अमेरिका का वोटिंग राइट जो है वो 16 से 17% के बीच में है, 16% ही ले लो। अब 16% का क्या मतलब है? आईएमएफ में कोई भी प्रस्ताव पास होगा उसके लिए वोटिंग जो है परसेंटेज जो है 85% वोट जो है फेवर में पड़ना चाहिए। 85% वोट फेवर में पड़ेगा तभी प्रस्ताव पास होगा। और अमेरिका का वोटिंग राइट है 16%। इससे आपने क्या मतलब निकाला? अमेरिका का वोटिंग राइट है 16%, और किसी भी प्रस्ताव को पास होने के लिए फेवर में वोटिंग होनी चाहिए 85%। इसका मतलब कि जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा तब तक कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा। इतना ज्यादा डोमिनेंस है इन जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हैं उस पे विकसित देश लेड बाय अमेरिका। अब हम तो एक ही बार गए, अब हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो अभी तक 24 बार जा चुका है, 23 बार गया है। एक बार जब लोन सैंक्शन हो गया, फिर जैसे सैंक्शन हो गया लोन मिल गया, फिर वो अगले प्रोग्राम में चला आता है कि इससे तो 2-3 महीना चल जाएगा, मुल्क आगे की तैयारी करते हैं। 24वें बार हो जाने वाला है, तो उसकी इकॉनमी तो खत्म हो चुकी है, कोलैप्स कर चुकी है पाकिस्तान। टेक्निकली पाकिस्तान हैज बिकम बैंकरप्ट हो चुका है। खैर वी आर लकी, हमने रिफॉर्म का काम शुरू किया, और अब तो आईएमएफ जो है इंडिया के क्या कहोगे रिक्वेस्ट कर रहा है कि गेहूं का एक्सपोर्ट मत बैन कीजिए, प्याज का एक्सपोर्ट मत बैन कीजिए। एक समय हम लोग पूरे दुनिया के आगे हाथ फैलाए हुए थे ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, और अब जो है पूरी दुनिया हमसे खाना मांग रही है। तो ये बदलाव है, भारत के किसान जो हैं उसके लिए उनको श्रेय नहीं मिला, उनको क्रेडिट नहीं मिला, ये देश का दुर्भाग्य है। खैर तो हम लोग बात कर रहे थे ये जितना भी मैनिपुलेशन है, हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, एक्सचेंज रेट, ये सारा आईएमएफ करता है, सारा आईएमएफ करता है। और ये सारे जितने बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, कभी आप ये मत माने कि ये हमारे शुभचिंतक है, नो, दे आर द एजेंट्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड and they help them to maintain and prove their dominance. दो कंट्री आपस में कभी फ्रेंड नहीं हो सकते हैं, दोनों साथ काम करेंगे तभी तक जब तक दोनों के बीच में इकोनॉमिक इंटरेस्ट कॉमन है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट खत्म, दोनों अपने अपने घर। क्योंकि भारत के लोग थोड़ा इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। न्यूज़पेपर में आया कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था ट्रंप, उसने सवेरे सवेरे उठते ही मोदी जी को फोन कर दिया। आधा इंडिया तो खुश हो गया कि अमेरिका जो है भारत का दोस्त देश है। अरे ये सारे कंट्री किसी के फ्रेंड नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दुनिया में अगर पीस नहीं है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण शायद यूएसए ही है। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश जिसका मेन बिजनेस ही है हथियार बेचना, और हथियार कब बिकेगा? जब दुनिया में अनरेस्ट होगा। जब तक अमेरिका रहेगा गल्फ में पीस नहीं होगा। दुनिया में कहीं भी अगर छोटा सा प्रॉब्लम होता है
तो अमेरिकन सबसे पहले पहुंचते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है इंटरनेशनल पुलिस। क्यों पहुंचते हैं? झगड़े को शांत करने के लिए, झगड़े को बढ़ाने के लिए। छोटा देश है, ठीक है, तो और सारे कंट्री को इन्वॉल्व करना, लड़ाई को इंटेंसिफाई करना और अपने बिजनेस को प्रमोट करना, हथियार बेचना। यस, तो ये उसी सारे कंट्री को टारगेट करते हैं जिनके जेब में पैसा हो। बेस्ट एग्जांपल आई कैन से यूक्रेन एंड रशिया। इस लड़ाई से सबसे ज्यादा फायदा हुआ रशिया और अमेरिका को, क्योंकि रशिया यूरोप को ऑयल और गैस सप्लाई करता है। लड़ाई के बाद ऑयल और गैस का प्राइस बढ़ गया, रशिया की कमाई बढ़ गया। इंडिया को थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, इंडिया भी उसका बड़ा कस्टमर बन गया और अमेरिका को भी फायदा हुआ। अच्छा, रशिया का जो बजट था, जो डेफिसिट में था, वो $80 बिलियन सरप्लस में आ गया। इसे सोच सकते हो, अमेरिका अभी तक यूक्रेन को $80 बिलियन तक का हथियार बेच चुका है। खूब कमा रहा है अमेरिका। और उसने यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट था उसको चढ़ा बढ़ा दिया, आप आगे बढ़िए, हम लोग पीछे से साथ में हैं। 40 देश नाटो के सिर्फ हथियार, मैन पावर नहीं भेज रहा है, सिर्फ हथियार बेच रहा है, जो उनका काम है। और कहीं पे लिखा हुआ अच्छा था कि अमेरिका यूक्रेन से कहता है कि वी विल सपोर्ट यूक्रेन, हम यूक्रेन को तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक आखिरी यूक्रेनियन व्यक्ति जीवित है, तब तक हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो ये सब चीजें आप नहीं समझते हो, हम लोग थोड़ा सा इमोशनल है, सेंटिमेंटल है। इकोनॉमिक एंगल से आप देखें, दूसरे तरफ बढ़ाना, लड़ाई चल रही है आर्मेनिया अजरबैजान, ये कहीं मीडिया में रिपोर्ट तक नहीं होता है। अमेरिका का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि दोनों गरीब देश हैं, वो अमेरिकन हथियार को नहीं खरीद सकते हैं। यस, अभी इजराइल को हथियार बेच रहा अमेरिका, इजराइल के जेब में पैसे है, बहुत धनी कंट्री है। तो हर एक का इकोनॉमिक एंगल है। अगर उससे देखोगे ना तो आपका अप्रोच क्या होगा, रैशनल हो जाएगा, ठीक है। और ये सारा मैनिपुलेशन जो है अपने एजेंट के थ्रू करता है। जितने भी बड़े बड़े ग्लोबल एजेंसीज हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? अमेरिका है। सबको फंडिंग करता है और चीजों को इस तरह से मैनिपुलेट करता है जो उनके इंटरेस्ट में काम करे।